जय श्री राम दोस्तों। आज की कहानी हमें भेजी है जतिन ने। जतिन अपने बारे में बताता है कि हमारे घर के अंदर मेरी बड़ी दीदी प्रिया, मम्मी, पापा और दादी, हम पांचों हैं। पापा अच्छा खासा बिजनेस करते हैं क्योंकि हमारे घर के अंदर एक दुकान है, कपड़ों की दुकान, वो अच्छे से चलती है। और मम्मी जो है वो सिलाई मशीन करती है। दादी घर पर बैठी रहती है और दीदी है वो प्राइवेट बैंक के अंदर जॉब करती है। मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, इस साल मैं बीए फर्स्ट ईयर के अंदर हूँ, ऐसा मेरे को जतिन बताता है। वो कहता है कि भैया हमारा जो घर था वो पहले काफ़ी छोटा था, 2 कमरे, एक रसोई और एक बरामदा था बस, और ऊपर खुला छत था। तो एक दिन पापा ने हमसे पूछा कि तुम सब क्या कहते हो, हम नया घर ले क्या? तो सभी ने हाँ में जवाब दी, क्योंकि दीदी की शादी भी अब करनी थी तो हमें जगह कम पड़ती। तो उसने कहा, सभी घर वालों ने राय मिलकर कहा कि हाँ हम नया घर लेते हैं। पापा ने एक आदमी को कॉल करा तो उन्होंने कहा कि हम आपको कहीं घर सेल पर होगा तो हम आपको बताएंगे। पापा ने सुबह बात करी थी, शाम के टाइम ही उस आदमी का फ़ोन आता है और वो कहता है कि आपको एक अच्छा सा घर दिखाता हूँ, हमें ढूंढ लिया है। जब पापा उस घर को देखने गए तो काफ़ी अच्छा घर था। बताऊँ कैसे? 1 फ्लोर, दूसरा फ्लोर, नीचे के फ्लोर के अंदर 2 रूम, पूरा बरामदा और ऊपर 1 रूम और पूरा खुला छत और सामने बालकनी। पापा ने उस घर को डन करा। करीब पापा ने उस घर को 12 से 13 लाख के अंदर डन करा था, तो हम सब ने वो घर ले लिया। हमें उस घर के अंदर रहते हुए करीब 15 से 20 दिन हुए थे कि मेरी मौसी का कॉल आता है। वो कहती है कि प्रिया के लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखा है मैंने, अगर आप सब राज़ी हो तो मैं कुछ बात आगे बढ़ाऊँ। जो प्रिया के लिए मैंने लड़का देखा है ना, वो काफ़ी अच्छा है, वो प्राइवेट जॉब करता है और अच्छा खासा पैसा कमाता है। घर वाले बिल्कुल भी मतलब साधारण आदमी है, उनको कुछ भी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने साफ कह रखा है कि हमें बहू नहीं बेटी चाहिए, हम बेटे लेकर आएंगे, हमें 1 रुपया भी नहीं चाहिए दहेज के अंदर, ऐसा उनके विचार है। तो उसकी मौसी कहती है कि अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो मैं बात आगे बढ़ाऊँ। तो फिर जो प्रिया थी उससे उसके घर वाले पूछते हैं। प्रिया ने कहा कि जैसी आपकी इच्छा माँ, आप जो कहोगी वो मैं करूँगा। उन्होंने कहा ठीक है, आप बात आगे बढ़ाइए। उन्होंने बात चलती रही अच्छे से। दोनों परिवार आमने सामने मिले, उन्होंने शादी की डेट फिक्स करी और उन्होंने अच्छे से अपना दोनों तरफ से राज़ी हो गए। अब शादी आने वाली थी प्रिया की। आज की शाम जो थी वो काफ़ी कुछ कहने वाली थी। आज की शाम के अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जिसको आप सुन लोगे ना, आपकी रूह काँप जाएगी। पता है मेरे को, मेरी ऑडियंस किसी से भी नहीं डरती, परंतु मैं पंच मार देता हूँ बीच बीच के अंदर, ठीक है? तो फिर जो क्या होता है, आज की शाम थी, पूरे घर वालों ने खाना वाना खाया, सब अपने अपने रूम में चले गए। जो प्रिया थी वो अपने ऊपर के रूम में रहती थी। जतिन था वो बरामदे के अंदर सोता था। मम्मी पापा एक रूम के अंदर रहते थे और दादी नीचे के रूम के अंदर रहती थी। अब होता क्या है, प्रिया ऊपर के रूम के अंदर थी। प्रिया का जो ऊपर का रूम था वो उसके रूम से होकर नीचे आते थे, सामने बालकनी थी। बालकनी में प्रिया के रूम के अंदर से ही जा सकते थे, मतलब बाहर से कोई नहीं आ सकता था। काफ़ी ऊंचाई पे थी, कैसे आ सकता था? तो जैसे करीब रात के 11:30 बजे प्रिया सो रही थी, उसको दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है। जैसे दरवाज़ा खुलता है वो अपनी आंखें मलती है और देखती है कि सामने एक छोटा बच्चा खड़ा है जो करीब 6 से 5 साल का होगा, और वो प्रिया को देखकर घूर रहा है। करीब उसने 2 से 3 मिनट घूरा और उसके बाद वो प्रिया की तरफ स्माइल करने लगा। धीरे धीरे वो प्रिया की तरफ बढ़ने लगा। प्रिया एक जगह जम सी गई हो, उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकला। थोड़ी देर बाद एक महिला के पायल की आवाज़ आने लगती है। उस महिला ने लाल कलर का साड़ी पहन रखा था। वो धीरे धीरे कमरे के अंदर आती है। उसके हाथ के अंदर चाकू था और जैसे वो रूम के अंदर आती है, एकदम से उसकी गति बढ़ती है और वो चाकू लेकर सीधी प्रिया की तरफ आती है। प्रिया एक कोने में पहुंच चुकी थी। उसने अपना सर डाउन करा, मतलब सर जो नीचे करा, और बहुत ज़ोर से चिल्लाई। रात के 12 बजे, सवा 12 बज रहे थे। जब उसने आंखें खोली तो उसके सामने वो बच्चा और वो महिला नहीं थी। उसके सामने कोई था तो उसका पूरा परिवार।
परिवार वालों ने उसे उठाया और कहा कि क्या हुआ बेटा, तू क्यों चिल्ला रही है, तूने ऐसा क्या देखा, क्यों? तो फिर उसने पूरी बात बताई प्रिया ने कि ऐसे से एक महिला दिखी और एक बच्चा देखा जो मेरे को देखकर हंस रहा था। तभी मम्मी कहती है प्रिया की कि तू चिंता मत कर, तूने कोई डरावना सपना देखा होगा, तू सो जा। ये सबके लिए एक डरावना सपना हो सकता था, परंतु प्रिया ने जो देखा था वो हकीकत थी। वो वापस सो जाती है। अब उसको करीब करीब 10 से 12 दिन हो गए थे। उसको हर रोज़ वो रात को चिल्लाती, वो यही कहती कि माँ ये लाल कलर की साड़ी के अंदर महिला और ये बच्चा है कौन, ये मेरे को लेने आए हैं क्या, ये बातें ऐसी करते हैं मेरे सामने। वो ऐसा कहती थी कि वो लड़का और वो जो महिला थी लाल कलर की साड़ी वाली, वो यही बात करती थी कि हम प्रिया को लेकर जाएंगे, प्रिया हमारे साथ जाएगी, कुछ भी हो जाए। एक दिन की बात है, जो अपना जतिन है वो कॉलेज से आया हुआ था। घर वाले सभी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, हम आज शॉपिंग करने चलते हैं, शादी भी काफ़ी पास आ गई है और तुम कहो तो सभी चले। जतिन अपना कपड़े वपड़े एकदम से अच्छे से रेडी होता है और बाज़ार के लिए निकल जाते हैं। जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उसकी माँ ने अच्छे से कपड़े देखे और जो प्रिया थी उसने एक अपना लहंगा देखा जो करीब काफ़ी महंगा था। उसकी माँ ने कहा कि इतना महंगा लहंगा की करेगी क्या तू, थोड़ा हिसाब से ले ले अपने। तो प्रिया कहती है शादी एक बार होगी मेरी, मैं बार बार शादी करने वाली हूँ नहीं, मतलब करूँगी भी नहीं, कैसी बात कर रहे हो, मतलब एक बार शादी होती है, मैं अच्छे से कपड़े एक बार ही लूँगी और तुम मेरे से मना नहीं कर सकते। माँ भी क्या कहती बेचारी, ठीक है ले ले। उसने ले लिया। काफ़ी महंगा था वो, करीब 50 से 75 हज़ार का होगा प्राइस, मेरे को पता नहीं, पर इतना ही महंगा था वो। उसके बाद वो लहंगा वंगा लेते हैं और वो घर पर आ जाते हैं। घर पर आकर बैठते हैं। करीब उनको 1 घंटा हुआ था, सबने चाय वाय पी। प्रिया फिर से कहती है मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। उसकी माँ कहती है तेरा दिमाग तो ठीक है ना, अभी अपन शॉपिंग करके आए हैं, तो पागलों जैसी बातें क्या करती है। प्रिया कहती है मैं तुमसे पूछ नहीं रही, मैं तुमको बता रही हूँ। घर वालों को कुछ भी दिक्कत नहीं आई। दिक्कत इस बात की थी कि लड़की की आवाज़ में कोई महिला बात कर रही थी। जो अपनी प्रिया है ना, वो उसकी आवाज़ में बात कर ही नहीं रही थी। प्रिया वहाँ से उठती है और बाज़ार जाती है। करीब 2 से 2.5 घंटे बाद वो वापस घर आती है। घर आते ही उसके हाथ में एक लाल कलर का लहंगा था। उसकी माँ कहती है तेरे को ये लहंगा कब से पसंद आने लगा, तेरे को लाल कलर से तो नफ़रत है। प्रिया कहती है इसी को ही पहनूंगी, तुम चुप रहो। प्रिया की माँ कहती है तू कैसे बात कर रही है, ज़्यादा समझ आ गई क्या तेरे को, ऐसे वो डांटने लगती है। तभी जतिन कहता है कि माँ आप चुप रहो, दीदी आप जो पहनोगे वो पहन लो, कोई बात नहीं, आप पहन लो, आप जाओ अंदर। ऐसे करके जतिन दोनों को चुप करा देता है और उसकी माँ को अंदर लेकर जाता है और कहता है माँ मैं आपको पहले ही बताना चाहता था कि दीदी के ऊपर कुछ ना कुछ हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ दीदी जो कर रही है वो खुद की गलती नहीं है, वो किसी और की गलती है। आप अंदर चलो, किसी पंडित जी को बुलाओ, मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है। जतिन बहुत समझदार था। उसकी माँ ने हर बार नोटिस नहीं करा, परंतु जतिन हर बार नोटिस करता था। वो जब रात को चिल्लाती थी, वो कहती थी एक लड़का और एक माँ दिख रही है मेरे को, ऐसे करके, तो वो सीरियस लेते हैं बात को और फिर एक पंडित जी को बुलाते हैं। जब पंडित जी आते हैं तो अंदर आते ही कहते हैं कि तो 5 जनों के अलावा इस घर के अंदर एक लड़का और एक महिला है। वो महिला तुम्हें परेशान करती है और इस लड़की को वो लेने आई है, मतलब वो लेकर जाएगी, इतनी हद तक हो गई है। घर वाले कहते हैं कि पंडित जी इसका कोई उपाय। पंडित जी कहते हैं कि इसको मेरे मतलब जो मेरा दरबार है वहाँ पर लाना पड़ेगा। घर वाले कहते हैं जी हम पंडित जी हम लेकर आएंगे। अगला दिन होता है। प्रिया को घर वाले कैसे भी करके पंडित जी के दरबार के अंदर लेकर जाते हैं। पंडित जी ने एक यज्ञ स्टार्ट कर रखा था पहले ही। पंडित जी उस लड़की को सामने बिठाते हैं। वो लड़की जैसे जैसे उसके सामने बैठती है, पंडित जी मंत्र बोलते हैं। वो इतनी तड़पती है परंतु वहाँ से उठ नहीं पाती, क्योंकि पंडित जी के अंदर शक्तियाँ कुछ ज़्यादा थी, तो वो उठ नहीं पाती। पंडित जी बहुत देर तक मंत्र पढ़ते हैं। फिर वो कहती है तुम मुझसे क्या चाहते हो, तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, तुमने मेरा क्या बिगाड़ा, तुम मेरे बीच में मत आओ, ऐसा वो कहती है। पंडित जी कहते हैं कि तुम कौन हो और तुम इस लड़की के पीछे क्यों पड़े हुए हो। फिर वो महिला कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड था,
हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते थे, काफ़ी ज़्यादा, और हम दोनों काफ़ी हद तक जा चुके थे। हम दोनों डिसीजन लिया था कि हम शादी करेंगे बहुत जल्द। और मेरा जो बॉयफ्रेंड था वो दुबई चला गया था कमाने के लिए। उसने कहा था कि मैं दुबई से आते ही हम दोनों शादी करेंगे। दुबई जाने के कुछ दिन बाद ही उसको पता लगा कि वो प्रेग्नेंट है, क्योंकि वो उसके साथ पहले ही फिजिकल हो चुका था, तो उसको बाद में पता चला। वो कहती है कि मतलब फ़ोन पे रोज़ाना बात करती थी उस लड़के से, और वो कहती थी कि तुम बाप बनने वाले हो और तुम जल्दी आ जाओ, अपन दोनों शादी करेंगे। उस लड़के ने कुछ दिन तक तुझसे बात करी और कुछ दिन बाद उसने उस लड़की का फ़ोन उठाना ही बंद करा। वो समझ चुकी थी कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है और ये जो मैं कर रही हूँ उसके लिए उसका इंतज़ार वो व्यर्थ ही जाएगा। सभी लोगों ने, आसपास को ने कहा कि इस बच्चे को गिरा दे, ऐसा कहा, परंतु उसने कहा नहीं, मैं मेरे लड़के को नहीं गिराऊंगी, मुझे यकीन है कि वो आएगा। तो उसने उस बच्चे की डिलीवरी कराई और उसका बच्चा ही है वो। परंतु बच्चा होने के बाद उसको पता लगा कि वो पता नहीं दुबई गया है या नहीं, शायद इसी अपने भारत के अंदर ही हो, यहीं कहीं हो और मुझसे छुटकारा पाना चाहता हो। तो उसने अपने रूम के अंदर, जिस घर के अंदर तुम रहते हो, उसी घर के अंदर उसने अपने बेटे को जला दिया और उसने अपने आप को ख़त्म कर दिया। उसके बाद वो, इसकी आत्मा जो है बच्चे की और उसकी, वो इसी घर के अंदर भटकती है। उसके बाद जैसे ये घटना सुनी, उन्होंने उस घर को चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद पता लगता है कि उसका एक दोस्त था, उस जतिन का, वो उस घर के अंदर रहता था 1 महीने से। दोनों एक जगह मिले थे, तो जतिन को बताता है कि यार मैं उस घर के अंदर रहता था करीब 1 महीने पहले, अभी तो मैंने छोड़ दिया। मैं और मेरे 2 दोस्त और रहते थे, हम तीनों रहते थे वहाँ पर। तो हम जब वहाँ पर रहते थे तो बाथरूम की, कमरे की, हम जब अंदर से कूदे लगाते थे तो अपने आप बाहर से लग जाती थी, बाहर से लगाते थे तो अपने आप से अंदर से, हम कहीं बाहर जाए तो अंदर से कूदे लग जाती थी। हमें उस घर के अंदर लाल कपड़ों में महिला घूमती दिखाई देती थी। हम तीनों ने जब उस घर को छोड़ा ऐसा करके, तो मेरे जो 2 दोस्त थे उन्होंने आत्महत्या कर ली। मेरा भी काफ़ी दिन तक माइंड अपसेट रहा, परंतु घर वालों ने मेरा इलाज करवा दिया और मैं ठीक हूँ। उसके बाद वो घर अभी तक खाली है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।